रुद्र शारीर चैप्टर नंबर 4 हम लोगों का चल रहा था और हम लोगों ने निद्रा वाला पार्ट कंप्लीट किया था। आज हमें तंद्रा से करना है। श्लोक नंबर 48। श्लोक नंबर 48 तंद्रा। यहाँ पे तंद्रा, क्लम, निद्रा, मूर्छा, भ्रम, ये इन सब के अलग अलग दोष दिए हुए हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सब एक जैसे लगते हैं ना, सबको अलग संख्या दी है, अलग दोष बताए हैं, तो ये बहुत ही सिंपल लगता है दिखने में, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है याद करने में, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो बहुत ही ध्यान से इसको हम पढ़ते हैं। तंद्रा क्या होता है ये तो पता है सभी को, सभी तंद्रा में ही है अभी फ़िलहाल। इंद्रियार्थ का ज्ञान न होना, गौरव, जृंभा, क्लम, निद्रा से पीड़ित व्यक्ति के सदृश किसी की चेष्टा होती है ना। जो लुंज पुंज से ऐसे कोई बोल दो, भैया पानी दे दो, भैया तो सो गए फिर, है ना। इतना आलस है, आलस से भरे हुए जो रहते हैं वो तंद्रा होता है। ठीक है, हमेशा जो थके हुए रहते हैं, हमेशा लेजी रहते हैं। इंद्रियार्थेष्व संप्राप्तिर गौरवम, इधर से श्लोक स्टार्ट हो रहा है। बिना कुछ किए थकना इस तंद्रा। ठीक है, और देखो इसमें क्लम आ रहा है, ठीक है, बट ये क्लम का नहीं है। ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप लोग जब गोविंद पारिक के क्वेश्चंस लगाएंगे ना, इतना कंफ्यूजन होगा कि ये तो श्लोक में क्लम आ रहा है बट ये है तंद्रा का। ठीक है, तो क्लम टिक नहीं करना है इसमें। इंद्रियार्थेष्व संप्राप्तिर गौरवम जृंभणम क्लमः। ठीक है, इधर से गलती होती है, याद रखना है। अभी हम क्लम पढ़ेंगे ना, पहले क्लम ही देख लेते हैं। 50वां श्लोक देखें, लास्ट में देखें। क्लमः स इति विज्ञेयः इंद्रियार्थ प्रबाधकः। इंद्रियार्थ प्रबाधकः किसके लिए आया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लम के लिए आया है। इंद्रिय में विघ्न उत्पन्न करता है। ठीक है, ये विघ्न उत्पन्न कर रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि। ठीक है, और जो क्लम है वो क्या है? ज्ञान ही नहीं हो रहा है। तंद्रा में ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। दोनों वर्ड याद रखेंगे, इंद्रियार्थेष्व संप्राप्तिर गौरवम और इंद्रियार्थ प्रबाधकः। जृंभा देखेंगे, यहाँ ऐसे ना क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो यही पूछा था, तंद्रा, क्लम, जृंभा और आई थिंक मूर्छा था, या एक निद्रा का भी दोष पूछा था सबका। इस टाइप से कुछ श्लोक के पार्ट पूछे गए थे। ठीक है, तो वो आप लोग बहुत अच्छे से ये याद रखें। जृंभा में क्या है, यहाँ पे श्लोक में हाईलाइट करेंगे, विवृतानाननः, बड़ा मुंह खुल जाता है। फिर मुंचती सनेत्रास्त्रम, फिर एक हवा का श्वास लेकर उद्वेष्टन, बदन से पीड़ा सा मालूम होता है। इतना बड़ा सा मुंह खोलते हैं, हाथ पूरे खोलते हैं। ठीक है, जिस श्वास को आँखों से अश्रु लाते हुए छोड़ते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह जमाई आई तो फिर आंसू भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें तो व्यवहारिक हैं, ठीक है, सबको ही होती हैं, बस याद रखना है। विवृतान, आनंद मतलब मुख, विवृत मतलब बड़ा, मुख बड़ा खुलता है और फिर कई बार आंसू भी आ जाते हैं। हमारे जो टीयर ग्लैंड्स हैं उनमें दबाव पड़ता है। ठीक है, तो क्लम हमने देख लिया था। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंस बताया है क्लम और आलस्य में। ठीक है, यहाँ पे विमर्श में डिफरेंसेस हैं, श्रम और क्लम में, क्लम और आलस्य में, वो आप पढ़ लेंगे। आलस्य देखेंगे, श्लोक नंबर 51।
हाईलाइट करना है सेकंड हाफ का फर्स्ट 2 वर्ड्स, शक्तस्य च अप्य अनुत्साह, है ना। उत्साह ही नहीं रहता, शक्ति ही नहीं रहती, एक एनर्जी नहीं रहती, यार चलो आज गार्डन चलते हैं, चलो आज मॉल चलते हैं, है ना। आलस में पड़े, यार हमें तो घर में ही अच्छा लगता है, हम नहीं जा रहे कहीं इतनी ठंड में, ठीक है। तो ये आलस है। शक्तस्य अनुत्साह, ये तो याद रहेगा। उत्क्लेश का लक्षण देखेंगे, रीगर्जिटेशन। उत्क्लेश, जब लार आती है मुंह में, जब हमें उल्टी वाले सेंसेशन आते हैं, उससे पहले उत्क्लेश होता है ना। अजीब सा लगता है, सलाइवा आता है मुंह में, गले में भी अजीब सा रहता है ना, उससे बोलते हैं। मुख में पानी आने से, थूक से प्रेरित हुआ अन्न उत्क्लिश हृदय को दुख देता है। मतलब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तभी तो हमें उल्टी आती है, ठीक है। स्वयं बाहर नहीं निकलता, उसे उत्क्लेश कहते हैं। ग्लानि का लक्षण देखेंगे। ग्लानि में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हृदयोत्वेष्टनम। हृदयोत्वेष्टन, देखो हृदयम पीड़यते आता है उत्क्लेश में, हृदयोद्वेष्टनम आता है ग्लानि में। सारे डायबिटीज़ जैसे यहाँ पे लक्षण होते हैं। देखो वक्त्रे मधुरता, तंद्रा, मुख में मीठा होना, तंद्रा आलस से भरे रहना, और हृदय का सिकुड़ना, द्वेष्टनम मतलब कोई चीज़ में मन न लगना, भ्रम, अन्न की इच्छा न होना, ठीक है, चक्कर भी आना, ये सारी चीज़ें ग्लानि की होती हैं। सारे डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ग्लानि होती है ना। हम पढ़े हैं, प्रमेय में भी पढ़े हैं। गौरव, ये तो मुश्किल ही पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शिरो सेकंड हाफ में हाईलाइट कर सकते हैं। गात्रम अभिमन्यते, गुरु शिरो अत्यर्थम, माथा अत्यंत भारी लगता है। जो व्यक्ति गीले चर्म से लपेटने के समान अपने अवयवों को समझता है, बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं पैर, हाथ, शरीर। जैसे जो एक पर्टिकुलर एज के बाद, अराउंड 50 के बाद जो लोग ज़मीन में बैठ गए हैं और अच्छे थोड़े हेल्दी हैं, उनको फिर ऐसा लगता है ना। कई लोगों को अभी से ही ऐसा लगता है इसी उम्र में। नेक्स्ट देखते हैं मूर्छा, भ्रम, तंद्रा, निद्रा के लक्षण। यहाँ पे देखें मूर्छा, यहाँ दोष बताए गए हैं, तो आप लोग इसकी टेबल बना लें, एक अलग से लिख लें इनको। मूर्छा में लिखेंगे पित्त प्लस तम। सबसे पहले आप लोग निद्रा लिखें, सबसे पहले निद्रा लिखेंगे, सेकंड नंबर पे तंद्रा लिखेंगे, थर्ड नंबर पे पहले लिखें निद्रा, फिर लिखें डैश करके कफ एवं तम। ये तो हमने पढ़ा था। देखो शारीरिक तौर पे हमारा कफ बढ़ता है, शारीरिक दोष होते हैं ना 3, अब मानसिक तौर पे तम बढ़ता है, ठीक है। इसको याद कराने की कोई ट्रिक की तो आवश्यकता नहीं है किसी को, नहीं है ना एवरीवन? नो मैम। ये तो याद होना ही चाहिए। कफ और तम के कारण नींद आती है। सेकंड है तंद्रा, इसमें वायु, कफ और तम लिखें। वकस से याद रख सकते हैं, वकस। वकत, सॉरी वकत, तंद्रा से वकत, तंद्रा वकत। और तंद्रा जो है एक, देखो यहाँ पे गति भी
तंद्रा में ही आता है ना, हम कोई गति नहीं कर पा रहे हैं आलस के कारण, तो गति किसका है? वात का है ना, तो नहीं हो पा रहा, इसका मतलब वात दोष तो होगा ही सही। ठीक है, और एक ही जगह पड़े हुए हैं तो मोटापा तो बढ़ेगा, है ना, तो इसलिए कफ भी आ जाएगा। और तम गुण के कारण हम बस पड़े रहेंगे आलस में, सो भी जाएंगे। तो इसमें मैं कैसे, इसलिए मैंने ये तंद्रा निद्रा लिखवाया है कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें वात ऐड हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। हम गतिहीन हो जाते हैं गतिहीन हो जाते हैं तंद्रा में। ठीक है, कोई पानी का ग्लास मांगेगा तो हम बोलेंगे खुद जाके ले लो। ठीक है, और कोई काम नहीं करेंगे अपना, मोबाइल दे दो, खाना दे दो, वहीं बैठे बैठे सारा काम करेंगे। गति क्या हो जाएगी? बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, तो वात यहाँ ऐड ऑन हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, तंद्रा निद्रा एक जैसे भी बोलने में आते हैं। ठीक है, तो ये कभी नहीं भूलेंगे ऐसे। नेक्स्ट हम देखेंगे मूर्छा। मूर्छा में पित्त और तम होता है, पित्त और तम। PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, या पीटी करके भी याद कर सकते हैं। पीटी करते थे बचपन में हम तो। पीटी आप लोग जानते हो? 1 2 1, 1 2 1, है ना, सभी जानते हैं। चलो अच्छी बात है। आजकल के बच्चे पीटी भी नहीं जानते हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीटी भी कर सकते हैं, और पीटीएम से कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें नाम भी आ जाएगा। ठीक है, तो डी कोड करने की तो ज़रूरत नहीं है दो ही चीज़ें याद रखनी है, पित्तज और थम। और कैसे याद कर सकते हैं? पेरेंट्स टीचर मीटिंग के नाम पे बेहोशी आ जाती है। ठीक है, किस किस को आती थी पेरेंट्स को बुला के लाने में? किस किस को आती थी? हाँ भाई, बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। मेरे तो पापा टीचर ही थे, मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली मस्तीखोर थी। मैं पढ़ती नहीं थी, मैं सिर्फ पढ़ती तो थी अच्छा, बट और भी चीज़ों में ज़्यादा मैं लगी रहती थी, खेल कूद में। और मैं फिर एस्केप भी नहीं कर सकती थी कि वही हैं, पापा टीचर ही थे, तो बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहता था मेरा, कहीं ना कहीं फंसती थी मैं, समझ नहीं आ पाता था कहाँ जाऊँ क्या करूँ बस एक साइन की वजह से मेरा पूरा दिन बीपी हाई रहता था। नेक्स्ट हम देखेंगे भ्रम। भ्रम में क्या है? पित्त, वात, पित्त और रज। पीवीआर में मूवी देखते हैं सभी, है ना? किस किस ने देख ली पुष्पा 2? किसी ने नहीं देखी पुष्पा 2? अरे वाह भाई, बड़े अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे वात, पित्त और रजोगुण, पीवीआर से याद रखेंगे इसको। ठीक है, पीवीआर में भ्रम हो गया कि ये मूवी अच्छी होगी, पर अच्छी नहीं थी, भ्रम हो गया ऐसा। ठीक है, बाकी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वहाँ पे भ्रम हो गया कि पॉपकॉर्न सस्ते मिल रहे हैं, पर ऐसा तो कभी नहीं होता है, टिकट से ज़्यादा महंगे तो वहाँ पॉपकॉर्न मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया ना सभी को? एवरीवन गॉट इट? ठीक है, भ्रम को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे वात पित्त कफ होता है तो हमें भ्रम हो गया, VPR में VPK का भ्रम हो गया। ठीक है,
तो मतलब मेरा मतलब ये है याद कराने का कि ये भ्रम की ट्रिक है, कहीं आप मूर्छा में ना कर लें, कहीं तंद्रा में ना कर लें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है, तो इसको याद रखना है सभी को। ठीक है, गर्भ की वृद्धि देखते हैं। अब हमारा अचानक से गर्भ आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक 56। गर्भस्य खलु रस निमित्ता मारुत आधमान निमित्ता च परिवृद्ध भवन्ति। देखो, गर्भ की वृद्धि अन्न रस से और वायु के आधमान पूरण से होती है। पूछा जाएगा ये। ठीक है, दोनों चीजें टिक करेंगे। ठीक है, एक चीज लिख लेंगे यहाँ पे ऊपर, नित्य बढ़ने वाले अंग लिखा हुआ है, वैसे आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें। नित्य बढ़ने वाले अंग केश और नख हैं, और न बढ़ने वाले अंग दृष्टि और रोमकूप। फिफ्टी 59 श्लोक में देखो, दृष्टि और रोमकूप। और नित्य बढ़ने वाले क्या है? नख और केश, 60 श्लोक में। ठीक है, जो नाभि है हमारा, नाभि होती है बच्चों की, वो हमारी ज्योति स्थान होती है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 57 में देखेंगे, नाभेस्तु ज्योति स्थानम। ठीक है, अग्नि का स्थान है नाभि। अग्नि मतलब मैंने आप लोगों को एक बार बताया था ना, नाड़ी में अगर अग्नि की नाड़ी नहीं दिख रही है मतलब वो मर गया है व्यक्ति। ठीक है, तो हमेशा पित्त की नाड़ी तो दिखेगी ही दिखेगी। अगर नहीं दिख रही है तो कोई गलती है। ठीक है, गर्भ के नाभि के अंतरेण मध्य भाग में निश्चय से ज्योति स्थान होता है। ठीक है, वायु उसी स्थान को फूंकता है जिससे गर्भ का देह बढ़ता है। वायु उष्णता के साथ मिलकर ऊपर नीचे तिरछा जाता है, किसी प्रकार गर्भ के स्रोतस को फैलाता है। तो ये ज्योति स्थान जो भी है सब नाभि है। तो इसलिए हम जो भी औषध नाभि से देते हैं ना, हम लोग एक बेली टोन बनाते हैं, वो मेडिकेटेड हर्ब्स से हम सिद्ध करते हैं तिल तेल को, और वो इतना अच्छा इफ़ेक्टिव है। सिर्फ हमारे पेट के लिए हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ पेट की जो भी चीज़ें हैं, ओवरऑल ऊपर से नीचे तक जितनी भी हमें बीमारियां हैं वो सारी ही, और ऐसा लगता है कि नाभि से भी क्या कुछ ऐसा जाता होगा, मेडिसिन एब्जॉर्प्शन होता होगा, तो डेफिनेटली होता है। हम एडिशनल जो भी मेडिसिन देते हैं कोई भी डिजीज़ के लिए, तो एक बेली को हमें 2 मिनट तक रात में 2 बूंद तेल लगा के मालिश करनी है। ठीक है, और उसी तेल को 1 चम्मच रात में पीना भी है। तो अगर आप लोग है ना, तो वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना करें कि 2 बूंद तेल लगा के, स्पेशली इन विंटर्स लगाना ही चाहिए, क्योंकि रुक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, वायु बढ़ी रहती है, तो सब बैलेंस आउट रहता है। 2 बूंद सरसों का या फिर तिल तेल या फिर अलसी का तेल, है ना, ऐसा, या फिर घी भी लगा सकते हैं। इनको थोड़ा गरम करके नाभि में 2 बूंद लगा के, और क्लॉकवाइज 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार ऐसे मालिश करके सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप अपने पेरेंट्स को भी ये बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए नहीं कर रही है, तो सभी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आता है